पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है और अगर आप में लोगों के सामने बोलने का हुनर है तो आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक छोटा सा ग्रुप हो, बड़ी ऑडियंस हो या आपके दोस्त या आपके परिवार के ही लोग क्यों ना हो। अगर आपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उनकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव ला सकते हैं, साथ ही अपना काम भी उनसे आसानी से करवा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में वही इंसान माहिर हो सकता है जो ये जानता है कि लोगों से किस तरह कम्युनिकेट किया जाए, किस तरह उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए और किस तरह उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग ये कर नहीं पाते और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत घबराते हैं, जबकि पब्लिक स्पीकिंग हमारे स्कूल कॉलेज के दिनों से ऑफिस के दिनों तक लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। लाइफ के लगभग सभी फील्ड में बेहतरीन पब्लिक स्पीकिंग स्किल की कभी न कभी जरूरत पड़ ही जाती है। अगर आज आपने अपने पब्लिक स्पीकिंग फोबिया को दूर नहीं किया तो फ्यूचर में इसके गंभीर नतीजे झेलने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको कल एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है और आप इसकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पर जाते हैं या सबके सामने खड़े होते हैं और ऑडियंस के चेहरे देखते हैं जो आपको ही देख रहे होते हैं, तब आप काफी डर जाएंगे और घबराहट के कारण कोई भी वर्ड आपकी जबान से निकलेगा ही नहीं। यहाँ तक कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन तक ठीक से याद नहीं रहेगी। ये डर, चिंता या घबराहट आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रकल है। इसलिए अपने इस डर और चिंता पर काबू पाना बहुत जरूरी है। पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है पब्लिक के सामने बोलना। ये कोट है मार्क ट्वेन का। इस शो के जरिए कुको एफएम ने आपके पब्लिक स्पीकिंग के इस डर को मिटाने का फुल प्रूफ तरीका निकाला है ताकि आप पब्लिक स्पीकिंग के डर से ओवरकम कर सके, अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के हर्डल को हटा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग का रूल नंबर 1 क्या है और इस पर वर्क करके आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस ये कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो हमारे अंदर या तो होती है या नहीं होती है। ये तो एक स्किल है जिसे टाइम के साथ नर्चर किया जाता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों का भरोसा कैसे जीत पाएंगे। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब हमें दूसरों के सामने अपने मन की बात रखने का साहस होगा। आज हम बात करेंगे अतुल की, जो अब एक सक्सेसफुल लॉयर हैं। अतुल की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे भी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा डर लगता था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसको पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया था। लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत तो उसमें बहुत थी, लेकिन ये फोबिया उसके सामने हर्डल बनकर खड़ी हो जाती थी। जब एक दिन उसने डॉक्टर शास्त्री को पब्लिकली स्पीच देते हुए सुना तो उसे लगा कि डॉक्टर शास्त्री उसके इस फोबिया को ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। उसने डॉक्टर शास्त्री से बात की और उनसे मदद मांगी। डॉक्टर शास्त्री की बताई हुई सारी बातों को अपनी लाइफ में पूरी तरह से उसने अप्लाई किया तो पब्लिक स्पीकिंग का डर काफी हद तक चला गया और उसके बाद उसने लगातार प्रैक्टिस की। आज हम आपके साथ भी डॉक्टर शास्त्री के बताए हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री एक अच्छे ऑरेटर हैं और काफी अच्छी स्पीच भी देते हैं। जब वो स्टेज पर आते हैं तो सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। सारे लोग एकदम ध्यान लगाकर उनकी स्पीच सुनते हैं। लंच टाइम में अतुल उनसे मिलता है और रिक्वेस्ट करता है, सर मुझे आपकी मदद और गाइडेंस की जरूरत है। क्या हुआ अतुल जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सर ये तो काफी हैरान कर देने वाली बात है कि कुछ लोगों को मौत से भी ज्यादा डर पब्लिकली स्पीच देने से लगता है और उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ। अतुल जी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी ही तरह इस दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार 100 में से 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जब यूएस में एक सर्वे किया गया तो पता चला कि लोगों में मौत का डर दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पब्लिक स्पीकिंग का डर नंबर 1 पर है। हाँ, और इस डर को ग्रॉसफोबिया कहा जाता है। पर हमारे बीच ऐसे लोगों की कई कहानियां हैं जिन्होंने इस डर का मजबूती से सामना किया और इस पर जीत हासिल की। क्या सच में? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में जाने माने सक्सेसफुल लोग भी शामिल हैं। मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, गांधी जी जैसे और भी कई फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अपने इस डर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। वॉरेन बफेट ने तो अपने इस डर से छुटकारा पाने के लिए डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग का सहारा लिया। लेकिन सर उस बुक में ऐसा कौन सा जादू है जिसे पढ़कर इन सभी लोगों में से पब्लिक स्पीकिंग का डर चला गया? हाँ अतुल, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय द पब्लिक स्पीकिंग बुक में कुछ ऐसा है जिसमें बताए गए तरीकों को अपनाकर वॉरेन बफेट जैसे बहुत से लोगों ने अपने अंदर बदलाव किए और अपने इस डर का सिर्फ सामना ही नहीं किया बल्कि इससे हमेशा के लिए छुटकारा भी पा लिया। और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। शुरुआत में मुझे भी लोगों के सामने बोलने में डर लगता था। तब मैंने भी डेल कार्नेगी की इस किताब को पढ़ा और उनके बताए हुए रास्ते पर चला और आज मैं आपको भी वही रास्ता दिखाऊंगा जिससे आपके अंदर भी लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो साहसी होते हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि जिन जिन लोगों, देशों और ग्रुप्स का कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा रहा है, किस्मत ने भी उन्हीं का साथ दिया है। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और साहस को कभी नीचे नहीं गिरने दिया और बदले में किस्मत ने भी उन्हें वो सब कुछ दिया जिसे पाने की चाहत में वे उसके पीछे जी जान से लगे रहे। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने किसी चीज को पाने की चाहत में कड़ी मेहनत की और उसे पाने में कामयाब भी हुए।
वॉल्ट डिज्नी का नाम तो तुमने सुना ही होगा, पर क्या तुम्हें पता है इस कामयाबी तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। लोग उनके काम का मजाक उड़ाते थे और उन्हें उनकी नौकरी तक से निकाल दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपना काम करते गए, जिसका रिजल्ट आज ये है कि बच्चे बच्चे के मुंह पर मिक्की माउस, डोनाल्ड डक और गूफी का नाम आज तक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको लगातार उस पर काम करना होगा और उसे बेहतर बनाते रहना होगा। पब्लिक स्पीकिंग में भी यही टेक्निक काम करती है, क्योंकि अगर हम डर कर इससे पीछे हटने लगेंगे तो कभी भी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, पर आपको डर भी लगता है। आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा, दूसरों को गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से नोटिस किया, यहाँ तक कि ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया और उनसे ट्रेनिंग भी ले ली, पर क्या आप अब गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं? नहीं। क्यों सर? जब मैंने ट्रेनिंग ले ली है तो मैं ड्राइव करने के लिए तैयार हूँ। डर तो मुझे लोगों के सामने बोलने से लगता है और इसी सिलसिले में मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। हाँ अतुल, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जैसे जब तक आपके अंदर इंडिपेंडेंटली गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं आएगी और आप कम भीड़ वाले इलाकों से शुरुआत करते हुए ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी चलाना नहीं शुरू कर देते, तब तक आप इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। और एक बार अगर आप गाड़ी चलाना सीख गए तो फिर आप इसे कभी भूल नहीं सकते, पर हाँ, इसे इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं, इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करके, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक इसी तरह अगर आप लोगों से बातचीत ही नहीं करेंगे, खुद से आगे बढ़कर बात करने के लिए कोई टॉपिक शुरू ही नहीं करेंगे, तो आपका ये डर और भी बढ़ता जाएगा। इसलिए शुरुआत करना जरूरी है। शुरुआत बड़ी हो या छोटी ये मायने नहीं रखता। आप शुरू में छोटे ग्रुप से शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे ज्यादा लोगों के बीच बोलिए। इससे आपको लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। इसे बार बार दोहराएं और प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने का कोई रूल नहीं है, आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे के सामने बोलना शुरू कीजिए। इससे ये फायदा होगा कि बच्चा छोटा होने के कारण आपको जज नहीं कर पाएगा और आप उसके सामने बोल भी पाएंगे। पर यह सिर्फ शुरुआती दौर के लिए ही ठीक है, क्योंकि आपके बोलने का मोटिव ही यही है कि आपकी बात आपके सुनने वालों तक पहुंच सके और उनके मन में एक छाप भी छोड़े। इसलिए शुरुआत छोटे लेवल पर कीजिए और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहिए। अब हम आगे सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी स्पीच तैयार कर सकते हैं, हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और किस तरह हम अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले एपिसोड में। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जितना जरूरी आपका कॉन्फिडेंस है, उतना ही जरूरी है आपकी स्पीच को अच्छी तरह से तैयार करना। एक ऐसी स्पीच जो आपके मन की बात लोगों तक पहुंचाए और उनके दिल को छू ले। दिल को छू जाने वाली स्पीच लोगों के मन में लंबे समय तक रहती है और इसीलिए लोग बार बार आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छी स्पीच होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप 10 गुना बढ़ जाता है। पर स्पीच देने से पहले भी एक जरूरी स्टेप है और वो है आपकी स्पीच की प्रिपरेशन। आप क्या सोचते हैं और किस तरह समझते हैं और किस तरह उसे प्रोसेस करते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपके कॉन्फिडेंस का लेवल। और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल होता है बिलीफ मैकेनिज्म का। आपका बिलीफ सिस्टम या तो ताकतवर हो सकता है या फिर कमजोर। अब आप सोचेंगे कि अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लें और उसे ताकतवर बना लें तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप ही पावरफुल हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे बिलीफ की जो नींव होती है वो काफी मजबूत होती है। और अगर हमें इसे बदलना है तो हमें ये समझना होगा कि इस बिलीफ को बनाने में किन चीजों का हाथ है। बिलीफ मैकेनिज्म, ये क्या होता है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेंगलोर की एक बड़ी एमएनसी में रमेश और सोनिया नाम के 2 लोग एक ही पोजीशन पर काम करते हैं। पर रमेश कोई भी काम करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले काफी घबराता है और ये तय ही नहीं कर पाता है कि जो वो करने वाला है या कर रहा है वो सही है या नहीं। उसे अपने हर काम को करने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती ही है, जबकि सोनिया के साथ ऐसा नहीं है। वो अपना काम आसानी से कर लेती है और किसी भी सिचुएशन में घबराती नहीं है, इसलिए उसे जल्द ही तरक्की भी मिलने वाली है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर रमेश ने भी सेम पोजीशन पर ज्वाइन किया है, तो वो इतना घबराता क्यों है और अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं ले पाता है? और सोनिया में ऐसी क्या खास बात है? इसका जवाब है रमेश का कमजोर बिलीफ सिस्टम और सोनिया का पावरफुल बिलीफ सिस्टम। कमजोर और पावरफुल बिलीफ सिस्टम? आखिर हमारा बिलीफ सिस्टम किन चीजों से बनता है डॉक्टर शास्त्री, और हम किस तरह इसे पावरफुल या कमजोर बना लेते हैं? वैसे तो बिलीफ सिस्टम तैयार होता है कई चीजों से, जिसमें से एक है आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, खासकर ऐसे एक्सपीरियंस जिनसे आप इमोशनली जुड़े हों। जैसे सोनिया का अब तक के अपने जीवन का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। उसे घर, कॉलेज और दोस्तों के बीच हमेशा एनकरेजमेंट मिला और जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की सीख मिली, इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। वहीं रमेश को अपने परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिला। उसके दोस्त और टीचर्स भी उसका मजाक ही उड़ाते रहे और उससे बार बार यही कहते रहे कि वो किसी काम का नहीं है, उससे जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे सेल्फ डाउट ने घेर लिया और वो आज भी उस मानसिकता से निकल नहीं पाया है। क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो बिलीफ सिस्टम बनता है उसी पर आपकी सोच डिपेंड करती है और आप अपने बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं। दूसरा फैक्टर है माहौल। आपके आसपास का माहौल कैसा है
ये भी काफी हद तक डिसाइड करता है कि आपके कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी, पर अगर आप नेगेटिव सोचने वालों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी और आप कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करेंगे। आप किस परिवार से आते हैं, किस तरह पाले पोसे गए हैं, आपके आसपास किस तरह के लोग हैं जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, ये सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम को तैयार करता है। इसी तरह कई और फैक्टर्स हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, ऐसे लोग जिनकी बातें आपके मन को छू लेती हों और किसी भी चीज को पाने का रास्ता। ये सारी चीजें मिलकर आपके बिलीफ सिस्टम को तैयार करती हैं और अगर हमें इसे बदलना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों बढ़ाना चाहते हैं, इसकी आपको कितनी जरूरत है और ये आपके लिए कितना जरूरी है। लोगों के सामने बोलने से पहले आपको ये मानकर चलना होगा कि आप ऐसा करने से डरते नहीं हैं और आप एक अच्छे स्पीकर हैं। जब आप ये मानना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप में एक अलग एनर्जी आ गई है और आप पहले से कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। लेडी गागा ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि फेमस होने से पहले से ही वो खुद को इस तरह ट्रीट करती थीं जैसे वो पहले से ही काफी बड़ी स्टार हैं और उनकी इसी आदत को उन्होंने अपना जुनून बना लिया और आज पूरी दुनिया उनकी फैन है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जितना जरूरी आपका कॉन्फिडेंस है उतना ही जरूरी है अपनी स्पीच को अच्छी तरह से तैयार करना। एक ऐसी स्पीच जो आपके मन की बात लोगों तक पहुंचाए और उनके दिल को छू ले। दिल को छू जाने वाली स्पीच लोगों के मन में लंबे समय तक रहती है और इसलिए लोग बार बार आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। और अगर आपके पास एक अच्छी स्पीच होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप 10 गुना बढ़ जाता है। पर स्पीच देने से पहले भी एक जरूरी स्टेप है और वो है आपके स्पीच की प्रिपरेशन। जैसे एक सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस के सामने क्या बोलने वाले हैं। आपकी ऑडियंस की डिमांड क्या है, वो क्यों आपको सुनना चाहती है। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको लोगों के बीच जाने से पहले ही ढूंढना होगा। जितना अच्छा आपका होमवर्क होगा उतनी ही अच्छी आपकी स्पीच होगी। मैं समझा नहीं सर। मान लीजिए कि आपको अपने क्लाइंट के सामने एक बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट करना है तो आपको इसके लिए पहले से कई जानकारी हासिल करनी होगी और इस पर काम करना होगा। जैसे क्लाइंट क्यों आपको सुनना चाहेगा, आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं, क्लाइंट की जरूरत क्या है और आपके प्रेजेंटेशन में वो क्या देखना चाहता है। ऐसी ही और भी दूसरी चीजों को ढूंढकर आपको अपने आप को इस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना होगा। जब आप पूरी तैयारी के साथ क्लाइंट के सामने जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और इस तरह आप अपना मैसेज उन तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। पर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने तैयारी तो की है पर थोड़े नर्वस फील कर रहे हैं तो कभी भी अपने बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर मत होने दीजिए। आप इस तरह बिहेव करिए जैसे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। आपकी ऑडियंस आपका कॉन्फिडेंस देखकर ही आधी खुश हो जाएगी। उनकी खुशी देखकर आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा और आप अपनी स्पीच अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएंगे। सर, क्या आप मुझे एक अच्छी सी आसान स्पीच तैयार करने की टेक्निक बता सकते हैं जिससे कि लोगों के सामने बोलने में मुझे घबराहट भी ना हो और स्पीच अच्छी तरह से डिलीवर भी हो जाए। अपनी स्पीच तैयार करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्यों बोलने वाले हैं और किसके लिए बोलने वाले हैं। इसलिए अपनी ऑडियंस के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ आपको अपने चुने हुए टॉपिक के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पर सिर्फ जानकारी हासिल करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टॉपिक में अपना पर्सनल टच भी देना होगा और वो तब ही पॉसिबल है जब आप उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल्स और आइडियाज मिलाएंगे। साथ ही आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स पहले से पता हैं या याद हैं तो उनके साथ कंपेयर करिए और उसके बेसिस पर आप उस टॉपिक से एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे ग्रुप के सामने अपनी स्पीच देने वाले हैं जो फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं। आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि किस तरह पहले आप मोटापे का शिकार थे, हमेशा आपकी तबीयत खराब रहा करती थी। इससे छुटकारा पाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, जैसे हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना शुरू किया, फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग आदि शुरू की, किन मिथ्स को किनारे किया और किन फैक्ट्स को अपनाया। ये सारी चीजें उनके साथ शेयर करें, इससे वे खुद को आपके साथ रिलेट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि प्रैक्टिस और प्रिपरेशन एक अच्छी स्पीच डिलीवर करने के लिए कितनी जरूरी है। प्रेजेंटेशन बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। इसके बाद उस सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक चुनें और उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें। इस प्रोसेस में जो सबसे जरूरी पार्ट है वो ये है कि कभी भी एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर बात ना करें। इससे आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी और अपना इंटरेस्ट खो देगी। इसलिए अपनी स्पीच छोटी और दमदार रखें। साथ ही ये भी रिसर्च करें कि ऑडियंस आपसे उस टॉपिक के बारे में क्या क्या सवाल कर सकती है, इसलिए उनका जवाब भी आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस स्पीच के लिए अगर आप एक टारगेट बना ले कि मुझे इतने समय में अपनी स्पीच अच्छी तरह से खत्म करनी है, उस तय समय को आप अपना गोल बना ले और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आपकी रिसर्च जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी तरह से और कॉन्फिडेंटली आप अपनी ऑडियंस के सवालों का जवाब दे पाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रैंडमली कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं और उस पर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आराम से बोल सकते हैं।
हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई सूली पर भी नहीं चढ़ाएगा। पर सवाल ये है कि क्या इससे हमारे बोलने का पर्पज सॉल्व होगा? क्या हम अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्या ऐसी स्पीच ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाएगी? नहीं ना। सही कहा आपने। कॉलेज के ज़माने में सोनिया को कॉलेज में एक स्पीच देनी थी, पर किसी वजह से वो उस दिन अपनी स्पीच प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। कॉलेज जाते वक्त उसने बस में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। उसे उस आर्टिकल के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसे रिसर्च करने का कोई टाइम मिला था। पर सोनिया ने फिर भी स्पीच के लिए वही आर्टिकल चुना और अपनी स्पीच दे दी। तो आपको क्या लगता है, क्या सोनिया की स्पीच अच्छी हुई होगी? इसका जवाब है नहीं। सोनिया काफ़ी उदास हो गई। तब उसके एक प्रोफेसर ने दूसरे दिन उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो उसी टॉपिक पर अच्छी तरह से रिसर्च करे, अपना ओपिनियन, एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस जोड़े। उन्होंने उसे 1 हफ्ते का समय दिया और फिर से सेम ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मौका। 1 हफ्ते बाद जो स्पीच सोनिया ने प्रिपेयर की वो काफ़ी दमदार थी। उसकी स्पीच ने सभी का दिल जीत लिया और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक और चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हर स्पीच को तैयार करने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं आती, क्योंकि हर एक टॉपिक का अपना एक सब्जेक्ट, एलिमेंट, डिमांड और सिचुएशन होती है। हाँ, पर प्रैक्टिस से आप अपनी बोलने की कला को सुधार जरूर सकते हैं। फेमस स्पीकर डॉक्टर रसेल एच कॉनवेल अपनी स्पीच प्रिपेयर करते समय सबसे पहले एक आउटलाइन बनाते थे। इस आउटलाइन में सबसे पहला नंबर आता था फैक्ट्स का। फैक्ट्स डिसाइड करने के बाद उन्हें डिस्कस करने के लिए कॉनवेल आर्गुमेंट तैयार करते थे, पर इन फैक्ट्स से एग्री या डिसएग्री करने का डिसीजन उनका अपना होता था। अपने आर्गुमेंट डिस्कस करने के बाद वो अपनी ऑडियंस को सही डिसीजन या एक्शन लेने को कहा करते थे। एक अच्छी स्पीच के लिए सबसे पॉपुलर आउटलाइन है किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना, उसका सोल्यूशन निकालना और फिर ऑडियंस को सही रास्ता चुनने के लिए मोटिवेट करना। आउटलाइन चाहे जो भी हो, पर जरूरी ये है कि आपकी ऑडियंस आपकी स्पीच और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आपकी स्पीच में ऐसी खासियत होनी चाहिए कि ऑडियंस का भरोसा जीत सके, आपके व्यूज और आइडियाज को लोगों तक पहुंचाएं और उनकी मेमोरी पर ऐसी छाप छोड़ें कि वे जिंदगी भर इसे भूल ना पाए और सही एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएं। जब ऐसी स्पीच ऑडियंस तक पहुंचेगी तो इन्फ्लुएंस होने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी में बदलाव भी लाएंगे। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या मैं सच में ऐसी स्पीच दे पाऊंगा जो लोगों को लंबे समय तक याद रहे? क्या मैं सच में लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मान लीजिए कि आपको अचानक से कहीं बोलने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश कीजिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। उनसे बातचीत करिए, उनका मूड समझिए और ये जानने की कोशिश करिए कि वे किस बारे में जानना और समझना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी ऑडियंस में ज्यादातर कम उम्र के शादीशुदा जोड़े आए हैं जो एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप उनसे इसी टॉपिक पर चर्चा कीजिए। उनके एक्सपीरियंस को सुनिए, प्रॉब्लम को समझिए और फिर उन्हें उसका सोल्यूशन दीजिए। हो सके तो आप अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर कीजिए। इससे ऑडियंस खुद को आपसे कनेक्ट कर पाएगी और आपकी बातों को अच्छी तरह समझ भी पाएगी। शास्त्री जी, मैं कई बार ये नहीं समझ पाता हूँ कि स्पीच तैयार करते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हों तो सारे फैक्ट्स या आर्गुमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप उन्हें अच्छी तरह से चेक कर पाएंगे कि कुछ छूटा तो नहीं। उन्हें सजा पाएंगे, उनमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे, कुछ ऐड या डिलीट कर पाएंगे और उन्हें अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। पर इस बात का ध्यान रहे कि एक अच्छी स्पीच के लिए नोट्स बनाना जरूरी है, पर स्पीच देते वक्त उसे रीड करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी और वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी। उन्हें बस यही लगता रहेगा कि ये तो कोई नोट्स पढ़ रहा है, जो हो सकता है किसी और ने लिखे हों। इस तरह वो अपना भरोसा भी आप पर से खो देगी। इसलिए अपने बनाए हुए नोट्स को याद रखने के लिए आप उसे रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। इसे लगातार सुनते रहिए और बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। अपने परिवार वालों या दोस्तों के सामने भी उस स्पीच को सुनाइए और उनका भी फीडबैक लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि परिवार और दोस्त बायस होकर फीडबैक देंगे, तो आप एक प्रोफेशनल को हायर करके उसे अपनी स्पीच सुनाएं। उनकी फीडबैक और एडवाइस पर काम करके आप अपनी स्पीच को इम्प्रूव करिए। एक अच्छी स्पीच में क्या चीजें होनी चाहिए? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए? एक अच्छी स्पीच में उस सब्जेक्ट का हर एक फैक्ट होना चाहिए और एक अच्छे स्पीकर का काम होता है कि हर उस फैक्ट को सही तरह से पूरी अथॉरिटी के साथ अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करे। थियोडोर रूजवेल्ट जब भी किसी टॉपिक पर काम करते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि वो उसके हर फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स को ढूंढ कर निकाले और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें अच्छी तरह से स्टडी कर सके। इसलिए जब रूजवेल्ट बोलते थे तो उन्हें अच्छी तरह से पता होता था कि वो क्या बोल रहे हैं, और यही कारण था कि ऑडियंस भी उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होती थी और उन्हें उनके हर एक शब्द पर भरोसा होता था। रूजवेल्ट हमेशा अपने नोट्स पहले से तैयार करके रखते थे और उनकी खासियत थी कि वे क्विक स्पीच देते थे। उनका मानना था कि उनकी सक्सेस के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और सही प्लानिंग होती थी। वे अपनी स्पीच को जज करने के लिए क्रिटिक्स की भी मदद लेते थे। इन क्रिटिक का काम होता था कि वो रूजवेल्ट को उनके स्पीच डिलीवर करने के तरीके के बारे में अपनी राय दें। इससे उन्हें अपने अंदर सुधार करने में आसानी होती थी। एक और खासियत जो उनमें थी वो ये थी
कि एक बार स्टडी करने के बाद अगर वो किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते थे तो हमेशा उसी पर टिके रहते थे, उसको फिर वो कभी नहीं बदलते थे। तो अब आपने अपनी स्पीच प्रिपेयर कर ली, पर इन फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स को याद रखना भी जरूरी है ताकि सही समय पर आप उन्हें यूज कर सकें। इसलिए अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाना भी अच्छी स्पीच डिलीवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगले एपिसोड में हम सीखेंगे अपनी मेमोरी को स्ट्रांग और पावरफुल बनाने का तरीका। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल फोन की मेमोरी कितनी है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। हमें बिल्कुल पता है कि हमारे फोन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। मोबाइल की मेमोरी 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी या 512 जीबी या कुछ और भी हो सकती है। हम आजकल जो मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स यूज करते हैं उनमें हजारों जीबी तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? नॉर्मली बात की जाए तो यह है कि ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है, पर अगर हम टेक्निकली बात करें तो एक ह्यूमन ब्रेन में 2.5 मिलियन जीबी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब ये सवाल उठता है कि जब हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी मिलियंस में है तो हम चीजों को भूल क्यों जाते हैं? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? हम भूलते उन्हीं चीजों को हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसे किसी दूसरी चीज से कनेक्ट नहीं करते, या फिर वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कभी किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। वजह चाहे जो भी हो, सच्चाई ये है कि हम अपने दिमाग की कैपेसिटी को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसे रोज रियाज करना चाहिए, जिससे कि उसकी स्किल और अच्छी हो जाए और गला भी अच्छा रहे। इसी तरह हमें अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए रोज उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह हम अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक उसी तरह दिमाग की एक्सरसाइज भी जरूरी है, और ये पॉसिबल है उसे ट्रेन करके। तो अतुल डॉक्टर शास्त्री से कहता है कि डॉक्टर शास्त्री, मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैं चीजों को भूल जाता हूँ। अपनी स्पीच को अच्छी तरह याद करने के बाद भी जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो कई बार मैं पॉइंट्स ही भूल जाता हूँ। क्या इसका कोई उपाय है? ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी चीज को याद करने के लिए हम सही स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। इसलिए किसी भी चीज को याद करने के लिए हमें कुछ चीजों को फॉलो करना होगा, और वो है इंप्रेशन, एसोसिएशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिपीटेशन। जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर हमारे टीचर्स को हमने ये कहते हुए सुना है कि पे अटेंशन। ऐसा कहने का उनका मतलब और मकसद क्या होता था? क्या आपने कभी ये सोचा है? वे ऐसा इसलिए कहा करते थे ताकि स्टूडेंट्स उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। जब किसी भी बात को ध्यान से सुना और समझा जाता है तो वो बात हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती है और उसे हम कभी नहीं भूलते। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है हम उन चीजों पर अच्छी तरह से ध्यान दें ताकि उनका इंप्रेशन हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। आप जितनी तरह से इन इंप्रेशंस को अपने दिमाग में बैठने देंगे उतना अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक लाल गुलाब के फूल को ही ले लीजिए और उस पर कंसंट्रेट कीजिए। उसे सूंघने पर आपको उसकी खुशबू आएगी। जब आप उसे टच करेंगे तो आपको एक कोमल एहसास होगा, दिखने में भी वो खूबसूरत लगेगा, और अगर आपका पसंदीदा रंग लाल है तब तो वो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह आपके दिमाग में उस लाल गुलाब का एक इंप्रेशन रजिस्टर हो जाएगा। इसी तरह मेरा बोला हुआ हर शब्द जो आप सुन रहे हैं वो भी आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि जब आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर होती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर करने का सही और गलत दोनों ही तरीका हमारे पास मौजूद रहता है। अगर आपने सही तरीका चुना तब तो ठीक है, पर अगर आपने गलत तरीका चुन लिया तो आपकी आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर तो हो जाएंगी पर आपके लिए उन्हें रिकॉल और रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा गोल होना चाहिए कि हम चीजों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रजिस्टर करें, और ऐसा करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको वही करना है जो बचपन में आपके टीचर आपसे कहते थे, पे अटेंशन। एक बार स्कूल में मैंने अपनी टीचर से पूछ लिया था कि आप बार बार हमें पे अटेंशन करने को कहते हैं, पर यह भी तो बताइए कि ये कैसे करना है। उस दिन मेरी बहुत पिटाई हुई थी और टीचर ने मुझे फिर से पे अटेंशन बोलकर बैठा दिया था। इसलिए मैं आपकी बातें बिल्कुल अटेंशन के साथ सुन रहा हूं। दोनों ठहाके मारकर हंसते हैं। किसी भी चीज को मेमोराइज करने का दूसरा स्टेप है एसोसिएशन। आप जिस चीज के बारे में सीखना चाहते हैं उसे पहले से सीखी हुई किसी चीज से रिलेट या एसोसिएट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपको चीजें याद रहेंगी और आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, यानी कि वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रिटेन हो जाएंगी और जरूरत पड़ने पर आप उसे रिकॉल भी कर पाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका पहला स्टेप गलत हुआ तो आपके बाकी के सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे। इसलिए जब आप अपनी स्पीच के लिए नोट्स तैयार करें तो इन स्टेप्स का खास ख्याल रखिए। अगर किसी चीज की डेट याद रखनी है तो भी एसोसिएट करने का रास्ता आपके पास हमेशा खुला है। आप उस इवेंट की डेट को उसके आसपास के हुए किसी और इवेंट के साथ जोड़कर याद रख सकते हैं। कभी कभी स्पीच पूरी तरह से याद होने पर भी मैं कोई जरूरी पॉइंट भूल जाता हूँ। माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और मैं काफी नर्वस हो जाता हूँ। मुझे पसीने छूटने लगते हैं और कुछ समझ नहीं आता कि मैं उस वक्त क्या करूँ। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अगर आप पूरी तरह से अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए तैयार हैं पर स्पीच देते वक्त किसी वजह से आप कोई पॉइंट भूल जाते हैं
तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे बिहेव करना चाहिए मानो आपने ऐसा जानबूझकर किया है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। उस वक्त आप अपनी ऑडियंस से सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई जोक प्रेजेंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनका ध्यान आपके भूले हुए पॉइंट पर से हट जाए। अच्छा, अब समझा। यानी कि हमें ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट कर देना है। हाँ, सही समझे। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिपीटेशन, यानी कि किसी भी चीज को बार बार दोहराना या प्रैक्टिस करना। आपने कभी वृंद की फेमस लाइन तो सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि अगर लगातार किसी चीज की प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी उस चीज में महारत हासिल कर सकता है। जब कुएं से पानी निकालते वक्त रस्सी को बार बार खींचने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो इंसान का दिमाग तो डेटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए ही बना है। बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें अपने आप आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। पर इस प्रोसेस में कभी कभी ठहराव आ जाता है। उस समय हमें अपने आप को संभालना है और निराश नहीं होना है। इसे एक साधना की तरह समझिए, जिसका सुख साधक को जरूर मिलता है। इसलिए सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज को पाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जिस तरह साइकिलिंग सीखते वक्त आप बार बार गिरते हैं और फिर उठकर वापस से साइकिल चलाते हैं, आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि आप साइकिल चलाना सीख नहीं जाते। ठीक इसी तरह कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं हो जाता। हो सकता है आप लोगों के सामने बोलते वक्त कई बार लड़खड़ाएंगे, कई बार आप अपनी स्पीच के पॉइंट्स भूल जाएंगे या ऑडियंस को देखकर नर्वस हो जाएंगे। पर आपको घबराना और निराश नहीं होना है। आप लगातार इंप्रेशन, एसोसिएशन, रिटेंशन, रिकॉल और रिपीटेशन का प्रोसेस फॉलो करते रहिए। आप देखेंगे कि आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। आपके लिए इस फैक्ट को समझना जरूरी है कि कोई भी काम जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं, वो आपके लिए क्यों जरूरी है। जब आप इस फैक्ट को समझ जाएंगे और अपना लेंगे तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने में आसानी होगी। वजह चाहे जो भी हो, उसे जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि वही आपको मोटिवेशन देगी। कभी कालिदास को लोग मूर्ख कहकर पुकारते थे और उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, पर कालिदास ने हार नहीं मानी और लगातार संस्कृत की पढ़ाई करते रहे। लगातार संस्कृत पढ़ते पढ़ते वे इसमें माहिर हो गए और महान संस्कृत कवि बनकर अपना नाम हमेशा के लिए दुनिया में अमर कर गए। ठीक इसी तरह महारत में एकलव्य भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, पर उन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। पर एकलव्य ने हार नहीं मानी और निराश नहीं हुआ। उसने इसका एक हल निकाला और गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते हुए उसने उनकी एक मूर्ति बनाई और उसे अपने पास एक पेड़ के नीचे रख दिया। उस मिट्टी की मूर्ति के सामने वो लगातार तीर धनुष चलाने की प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे उसने इस विद्या में महारत हासिल कर ली। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर लोगों के सामने एक दमदार स्पीच डिलीवर करने का सीक्रेट क्या है। आखिर क्या वजह है कि कुछ स्पीकर्स की स्पीच हमें जिंदगी भर याद रह जाती है और कुछ की तो हमें स्पीच देने के 5 मिनट के बाद भी याद नहीं रहती। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, खुद पर भरोसा कैसे किया जाए, स्पीच की तैयारी कैसे की जाए और अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस एपिसोड में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसी ने सही कहा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह अपनी स्पीच ओपन या शुरू की जाए, किस तरह अपने प्रेजेंटेशन को एक जबरदस्त और दमदार ओपनिंग दी जाए। इस पर डॉक्टर शास्त्री कहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके बारे में और आपकी स्पीच के बारे में शुरुआत में ही एक जजमेंट बना लेती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज जो अपनी स्पीच ओपन करते वक्त आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको कभी भी कोई गलत या नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ अपनी स्पीच नहीं ओपन करनी चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे हॉल में एंटर करते हैं जो ऑडियंस से पूरी तरह भरी हुई है। आप स्टेज पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑडियंस की नजरें आप पर टिकी हुई हैं और वो एक जबरदस्त स्पीच का इंतजार कर रही हैं। पर आपने शुरुआत की कुछ इस तरह, हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर है, या क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर अपने ऑर्गेनाइजर से पूछते हैं कि क्या मैं अब शुरू कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऑडियंस की उम्मीद वहीं टूट जाएगी। आखिर ऑडियंस आपसे ये सुनने तो नहीं आई है ना। मुझे याद है मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। शायद इसलिए लोग मेरी स्पीच ध्यान से नहीं सुनते। अब मैं इस पॉइंट को हमेशा याद रखूंगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको कभी भी एक नेगेटिव शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसे स्टेटमेंट्स से शुरुआत ना करें जो ऑडियंस के सामने आपको नेगेटिव बनाए। जैसे, वैसे तो समय कम है पर मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा, या फिर हो सकता है आपको मेरे व्यूज पसंद ना आए, या सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको कभी भी यूज नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी ओपनिंग करेंगे तो ऑडियंस भले ही कुछ कहे या ना कहे, आपने पहले ही अपनी इमेज खराब कर ली होती है। ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करने से ऑडियंस की आपसे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है और आप पर से उनका भरोसा उठ जाता है। और इसके बाद भले ही आप कितनी भी अच्छी स्पीच देने वाले हों, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। कई जाने माने पब्लिक स्पीकर्स जैसे इब्राहिम लिंकन तक का मानना था कि स्पीच से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी ओपनिंग को देनी चाहिए और उसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्किल्ड स्पीकर्स तो अपनी ओपनिंग पर ध्यान देते हैं, पर बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ज्यादा ध्यान अपनी बाकी की स्पीच पर देते हैं
और ओपनिंग को लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करते हैं। कई तो डायरेक्ट स्टेज पर जाकर अपनी ओपनिंग स्पीच देते हैं बिना किसी तैयारी या प्रैक्टिस के, केवल उसे चांस पर छोड़कर। पर ऐसी ओपनिंग स्पीच कभी भी अच्छी नहीं हो सकती और आपकी ऑडियंस को इंप्रेस करने की काबिलियत भी नहीं रखती है। तो आखिर स्पीच की ओपनिंग कैसे की जाए? इसका पहला रूल है ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचकर। अपनी स्पीच की शुरुआत में ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी होता है और वो पॉसिबल है उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचकर। पर ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ कैसे खींचा जाए? ये एक अच्छा सवाल है। ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और उनका इंटरेस्ट क्रिएट करके आगे तक बनाए रखने के लिए आप कई तरह से अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप अपनी स्पीच की शुरुआत किसी जोक से कर सकते हैं। ह्यूमर एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान रिलेट करता है और एंजॉय करता है, और जो लोग ह्यूमर क्रिएट करते हैं उनमें लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को कोई स्पीच देनी हो तो उसकी ऑडियंस पहले से ही एक्साइटेड रहेगी। पर ह्यूमर क्रिएट करना एक मुश्किल काम है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये बैकफायर ना कर जाए। इसलिए जब भी आप ह्यूमर क्रिएट करें तो अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर करें। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपकी ऑडियंस अनकंफर्टेबल महसूस करे। दूसरा तरीका है कि आप किसी ऐसे सवाल से अपनी स्पीच की शुरुआत करें जो आपकी ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर दे। इस तरह आप अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली अपनी स्पीच में इन्वॉल्व और इंगेज कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी कहानी या मोटिवेशनल कोट के साथ भी अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्पीच की ओपनिंग से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं और उससे भी अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स या डेटा भी अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑडियंस को कविता या शायरी पसंद हो तो आप अपनी स्पीच की ओपनिंग एक शायरी से भी कर सकते हैं, जैसे कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। जितनी क्रिएटिव और एनर्जेटिक आपकी शुरुआत होगी, आपकी ऑडियंस उतना ही अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाएगी। तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत कैसे करनी है, ये आपको अपने टॉपिक और अपने सब्जेक्ट के बेसिस पर चूज करना होगा। एक और चीज का ध्यान रखें, जब भी आप बोलें नेचुरली बोलें, यानी कि जिस तरह आप हमेशा बात करते हैं उसी तरह बात करें। कभी भी किसी की नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप किसी की नकल करते हैं तो आप ओरिजिनलिटी से पीछे हट जाते हैं और लोगों को नकली नहीं असली चीज पसंद होती है। दूसरी चीज ये कि जरूरी शब्दों पर स्ट्रेस करने को कोशिश करें। अगर आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर ध्यान दिया होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वे जरूरी शब्दों पर हमेशा स्ट्रेस करते हैं। तीसरी चीज ये कि आप अपनी स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों को फिक्स करें जिन्हें आप बार बार रिपीट करेंगे। इसमें एक रिदम या पैटर्न बन जाता है जो सुनने में अच्छा लगता है। चौथी चीज है रिलेट करना, यानी कि आप जिस बारे में बोलना चाहते हैं उसे क्रिएटिवली घुमा कर बोलें, जिसे अंग्रेजी में मेटाफर भी कहा जाता है। जैसे प्यार ना हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, या फिर तजुर्बा एक ऐसी कंघी है जो जिंदगी आपको तब देती है जब आप गंजे हो जाते हैं। पर यहाँ ये ध्यान रहे कि मेटाफर का यूज आप जरूरत से ज्यादा ना करें, वरना ये बैकफायर भी कर सकता है। स्पीच देते वक्त अपनी आवाज की पिच पर जरूर ध्यान दें। जहां जरूरी हो वहां इसे बढ़ाएं और जहां इसे घटाने की जरूरत हो तो वहां घटाएं। इसी तरह आपके बोलने की स्पीड पर भी ध्यान देना जरूरी है। जरूरत के अनुसार इसे घटाते और बढ़ाते रहें, क्योंकि अगर पूरी स्पीच एक ही स्पीड और पिच पर बोली जाए तो वो बोरिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट आइडियाज, पॉइंट्स या फैक्ट्स जब भी आप ऑडियंस के सामने रखें तो उसके पहले या बाद में पॉज जरूर करें। इससे ऑडियंस उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। अगर पॉज पहले लिया गया है तो ऑडियंस उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनने का इंतजार करती है, और अगर पॉज बाद में लिया जाए तो ऑडियंस उस पर सोच विचार करती है और अपने व्यूज को आपके सामने रखती है। जिस तरह स्पीच की ओपनिंग जरूरी है, ठीक उसी तरह स्पीच की प्रॉपर क्लोजिंग भी जरूरी होती है। जैसे तैसे क्लोज की गई स्पीच को कोई याद नहीं रखता, इसलिए आपकी क्लोजिंग लाइंस भी उतनी ही दमदार होनी चाहिए जितनी की ओपनिंग लाइंस थी। आपको ऑडियंस को एक जबरदस्त और दमदार कंक्लूजन देना ही होगा, मगर कभी भी ये कहकर कंक्लूड ना करें कि जब मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और अब मेरी स्पीच खत्म हो गई है। ऑडियंस दोबारा कभी भी आपकी स्पीच सुनने नहीं आएगी, पर अगर आपने उन्हें सही कंक्लूजन दिया तो वे इस स्पीच को कभी नहीं भूलेंगे और आपकी परफॉर्मेंस का इंतजार करेंगे। आप किस तरह प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपका लुक, आपकी भाषा, कॉन्फिडेंस, स्टेज को यूटिलाइज करना और ऐसे ही और भी कई फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह आप अपने प्लेटफॉर्म प्रेजेंस और पर्सनैलिटी से लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। स्टेज पर शानदार परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रेजेंस बहुत जरूरी है। आप चाहे स्टेज पर कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कोई लाइव संगीत, म्यूजिक, डांस या फिर कोई भी स्पीच, लोगों को याद वही परफॉर्मर रहता है जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी से भरा हो और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। डॉक्टर शास्त्री ने कहा, एक परफॉर्मर के रूप में आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को लोगों के सामने किस तरह प्रेजेंट करते हैं। क्या आप कपड़ों की बातें कर रहे हैं? नहीं अतुल, मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी और स्टेज पर आपके प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ।
एक परफॉर्मर और आपके केस में एक स्पीकर के लिए जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें और उसे अंत तक बनाए रखें। ये काम तो हमारी ओपनिंग स्पीच कर लेगी ना? ओपनिंग स्पीच से पहले ही आपकी ऑडियंस आपको जज करना शुरू कर देती है। पर स्पीच से पहले आखिर ऑडियंस जज क्या करती है? आपका कॉन्फिडेंस, हाव भाव, रूप, आंखों से संपर्क और आपके नॉर्मल तौर तरीके, ये सभी चीजें आपकी ऑडियंस नोटिस करती है और इनके बेसिस पर आपके लिए एक ओपिनियन बनाती है। इसलिए एक स्पीकर को अपनी इन क्वालिटीज को इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि ऑडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो कैसे? आपका स्टेज प्रेजेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन हैं, क्या बोलने वाले हैं, आपकी ऑडियंस कैसी होने वाली है और आपका वहां आने का पर्पज क्या है। जैसे एक नेता को भाषण देने में माहिर होना चाहिए, वहीं एक कॉमेडियन को मजाकिया और एक पब्लिक स्पीकर को ऑथेंटिक होना चाहिए। इसलिए स्पीच देने के पहले की तैयारी करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ, क्यों और किसके सामने बोलने वाले हैं और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपका स्टेज प्रेजेंस कैसा होना चाहिए। पर इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता और ना ही इसे एक शब्द में डिफाइन किया जा सकता है। आप सीरियस होकर एक इम्पैक्टफुल मैसेज भी दे सकते हैं या फिर क्यूरियस और एक्साइटमेंट दिखाकर अपनी ऑडियंस को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। एक बार आप स्पॉटलाइट के नीचे आ गए तो फिर उस स्टेज या रूम का कमांड आपके हाथों में आ जाता है और फिर चाहे बड़ी से बड़ी ऑडियंस हो या आपके ऑफिस के कलीग, आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। अगर आपको पहले से ही पता है कि आप कहाँ अपनी स्पीच कहाँ डिलीवर करने वाले हैं तो आप उस तरह का सेटअप बनाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो अपनी ऑडियंस के सामने विजुअल्स प्रेजेंट करें, चार्ट्स, इमेजेस, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, यहाँ तक कि कोई मीमीज भी यूज कर सकते हैं। जब इंसान किसी चीज को देखता है तो वो उसे ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, इसलिए विजुअल्स की मदद से आप अपने पॉइंट्स या मैसेज को अपनी ऑडियंस तक अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। विजुअल्स का एक फायदा और होता है, वो ये कि इससे आपकी ऑडियंस आपसे इमोशनली भी कनेक्ट होती है और आप मजबूती के साथ अपनी बात उनके सामने रख पाते हैं। इसी तरह अगर आप ऑडियंस को वैल्यूड फील करवाएंगे तो और ज्यादा आपसे कनेक्ट कर पाएगी। पर अक्सर ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस को जानते नहीं होते, तो फिर उन्हें ऐसा कैसे फील करवाया जाए? अपनी ऑडियंस को अपने प्रेजेंटेशन में शामिल करके। मतलब हमें उन्हें भी स्टेज पर बुलाकर स्पीच देने को कहना होगा? अरे नहीं, ऐसे तो हम उन्हें और भी अनकंफर्टेबल फील करा देंगे। ऑडियंस को वैल्यूड फील करवाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व या इंगेज करके। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मकसद उन्हें जज करना नहीं है बल्कि उनसे कनेक्ट करना है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप ऑडियंस में से किसी को चुनकर उनसे कुछ पूछते हैं, किसी एक्टिविटी में भाग लेने को कहते हैं या राय मांगते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कैसा बदलाव आता है, उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरों के सामने स्पेशल फील होना अच्छा लगता है। हर किसी को पसंद होता है कि लोग उसकी बात सुने और उन्हें भी दूसरों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले, और ये मौका देकर आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। आप अपनी ऑडियंस के साथ जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उतने ही चांसेस हैं आपके परफॉर्मेंस के अच्छे होने का, क्योंकि तब आपकी ऑडियंस अपने आप को आपसे रिलेट कर पाएगी और आपको एक्सेप्ट करेगी, और यही आपके परफॉर्मेंस को मेमोरेबल बनाने की चाबी है। एक और चीज जो हमें स्टेज पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि कोशिश करें कि हम पूरी स्टेज को यूज कर पाए। डायस के पीछे खड़े होने से एक तो आप सिर्फ आधे ही दिखाई देते हैं और लोग किसी भी चीज को पूरी तरह देखना पसंद करते हैं। आधी अधूरी चीज से रिलेट कर पाना मुश्किल होता है। दूसरी ये कि एक ही जगह पर खड़े होकर बोलना काफी मोनोटोनस होता है, आपके लिए भी और आपकी ऑडियंस के लिए भी। इसलिए जब आप स्टेज पर जाएं, खासकर बड़ी ऑडियंस के सामने, तो कोशिश करें कि पूरी स्टेज यूटिलाइज की जा सके। आप स्टेज पर वॉक कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खड़े होकर बोल सकते हैं और फिर से थोड़ा मूव कर सकते हैं। पर इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप पूरी ऑडियंस को कवर कर पाएंगे और आपके साथ साथ आपकी ऑडियंस भी आपको अच्छी तरह से देख पाएगी। इसके साथ ही आप उनसे आई कांटेक्ट बनाकर कनेक्ट भी कर पाएंगे। एक ही जगह पर खड़े होकर बोलना काफी बोरिंग हो जाता है, जिससे आपकी ऑडियंस का ध्यान भटक सकता है। इसलिए स्टेज पर मूव करने से आप अपनी ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंस में एंगेज कर पाते हैं। पर क्या मूव करते रहने से हमें थकान नहीं होगी? अगर आपके पैरों में पहले से किसी तरह की तकलीफ नहीं है और आप फिजिकली फिट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ी देर मूव करने से आपको थकान होगी और उसका कोई भी असर आपके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। उल्टा ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे? स्टेज पर मूव करने और पूरी स्टेज को यूज करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, और अगर बीच में आपको थोड़ी नर्वसनेस फील हुई या आप कुछ भूल भी गए तो आपको मूव करने से रिलैक्स भी फील होता है। आपको थोड़ा सोचने का मौका मिल जाता है और आप अपनी स्पीच अच्छी तरह से और कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाते हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह की बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट को पसंद कर रही है। आप उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस में चेंजेस ला सकते हैं। क्या हमारे कपड़े भी हमारी परफॉर्मेंस का हिस्सा हैं? हाँ बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ महंगे कपड़े पहनने होते हैं। अगर आप साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे तो ऑडियंस को आप पर भरोसा होगा। वहीं अगर आप अस्त व्यस्त होकर बिना बाल बनाए, गंदे या दाग धब्बे वाले बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो आपकी बातें कोई भी नहीं सुनेगा। आप कुछ भी पहन सकते हैं, बस उन्हें और आपको साफ सुथरा और अरेंज्ड होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप सदगुरु और
गौर गोपाल दास दोनों को देखिए, दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और दोनों का कपड़े पहनने का तरीका और टाइप अलग है, पर लोग दोनों की ही बातें सुनते हैं और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप क्या पहनते हैं ये मायने नहीं रखता, पर आप किस तरह उसे कैरी करते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप किसी ऑफिशियल पर्पज के लिए स्पीच दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि फॉर्मल कपड़े ही पहने। एक और चीज जो आपकी परफॉर्मेंस में काफी मायने रखती है वो है टाइम। टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कि चाहे वो स्पीकर हो या ऑडियंस। अगर आप ऑडियंस के टाइम की वैल्यू करेंगे तो ही वे आपको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ज्यादा देर तो कोई भी इम्पेशेंट हो जाता है, फिर चाहे वो स्पीच की शुरुआत हो या अंत। इसलिए कोशिश करें कि अपनी स्पीच हमेशा तय समय पर ही शुरू करें और इससे पहले कि ऑडियंस बोर हो जाए अपनी स्पीच को अंत भी कर लें। स्पीच शुरू करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उन्हें चलाना आपको पहले से आता हो और वो ठीक से काम कर रही हो, क्योंकि अगर आप बीच में प्रेजेंटेशन में इक्विपमेंट से फीडर करेंगे तो ये आपकी ऑडियंस के सामने एक खराब इंप्रेशन बनाएगा। पर हमेशा हम प्रिपेयर्ड कैसे रह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि अचानक से लाइट बंद हो जाए या माइक का कनेक्शन टूट जाए या फिर कुछ और हो जाए। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? सही कहा अतुल, इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है और अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वो कैसे? एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छी स्पीच डिलीवर कर पाए। अगर कभी कोई बात हो जाए तो उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल करना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। अगर लाइट चली जाए तो तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उसका टॉर्च ऑन कर लें, या आपके पास अगर लाइटर है तो उसे जला लें। एक बड़ी जगह में इसकी लाइट तो जरूर काम होगी, पर आपकी तरफ ऑडियंस खींचने के लिए ये काफी है। अगर उस समय आप ऑडियंस के साथ कुछ बातचीत कर सकते हैं या जोक भी शेयर कर सकते हैं या कोई कहानी सुना सकते हैं। इसी तरह अगर माइक बंद हो जाए तो आप स्टेज से उतरकर ऑडियंस के बीचों बीच जाकर खड़े हो सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। आपको उस सिचुएशन में घबराना नहीं है, बल्कि उसके अनुसार जरूरी स्टेप लेना है। डर एक ऐसा जाल है कि अगर कोई इसमें फंस जाए तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर कोई सच्चे मन और कड़ी मेहनत से अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करे तो ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है। क्या अतुल ने अपने डर को पहचाना और एक्सेप्ट किया? उसने इस डर से बाहर आने के लिए क्या किया और क्या वो अपने इस डर से बाहर आ सका? जानेंगे अगले एपिसोड में। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बीच कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी बातें सुनना हर कोई पसंद करता है। एक ऐसा इंसान जो कहीं भी जाए लोग उसकी बातों के दीवाने हो जाते हैं। वहीं कोई ऐसा भी होता है जिसकी बातें लोगों की समझ में ही नहीं आती या फिर वो लोगों से बातें करना ही पसंद नहीं करता। इन दोनों ही केस में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही खास रोल है। अतुल ने कहा कि डॉक्टर शास्त्री जी, आपने जो सारी बातें मुझे आज बताई हैं उन सभी चीजों का मैं खास ख्याल रखूंगा, पर अभी भी मेरा एक सवाल बाकी है। मैं अपने डर का क्या करूं? जब भी मुझे किसी से बात करनी होती है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात ठीक तरह से समझा नहीं पा रहा हूं। किसी नए व्यक्ति के सामने कुछ भी बोलने से मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और इसलिए मुझे काफी अकेलापन भी महसूस होता है। अतुल, मैंने जो सारी चीजें बताई हैं वो तभी काम आएंगी जब आप अपने इस डर से बाहर आओगे, और ये डर तभी जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे, उनके बीच में जाओगे। अपने इस रिजेक्शन के डर से बाहर निकलने का केवल यही एक रास्ता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, आपको सामने से आता देखकर अपना रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा तो वो अब भी कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। पर क्या सिर्फ इन लोगों की वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? मार्क जुकरबर्ग का एक फेमस कोट है, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। इसलिए आप भी रिस्क लेना शुरू कर दो। जैसे अगर आपको किसी से बात करना है तो ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे तो बात करनी है, क्या बात करूं, कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि आज बात करने का रिस्क ले ही लेता हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको आगे बढ़कर बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक खास टिप है, जब भी अपनी बात शुरू करें तो ऐसे सवाल ना करें जिनका आंसर एक या दो वर्ड का हो, जैसे आप कैसे हो, खाना खाया, कहाँ गए थे, मीटिंग कैसी थी या सफर कैसा था। इन सभी सवालों के जवाब एक या दो वर्ड के ही होते हैं, हाँ या ना। इनकी जगह आप ऐसे सवाल करो जिनके जवाब लंबे हों और सामने वाले को आपके साथ एंगेज होने का मौका मिले। जैसे मीटिंग में क्या हुआ, सफर में क्या क्या किया, खाने में क्या कुछ बना था। जब आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि लोग कितना कुछ शेयर करना चाहते हैं। बस जरूरत है किसी पूछने वाले की। आप बस सामने वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। उनकी स्टोरी, इसका क्या मतलब है? स्टोरी से मेरा मतलब है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके थ्रू आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन सवालों से उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। जैसे वे उस शहर में क्यों आए, परिवार में कौन कौन है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही क्यों चुना, इस करियर का चुनाव क्यों किया, इसके अलावा उनके पास और क्या ऑप्शंस थे। जब वो आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो वे आपसे कनेक्ट भी करेंगे। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और जब आप उनकी कहानी सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। पर हो सकता है आपको कभी कोई ऐसा मिल जाए जिससे बात करने पर आपको लगे कि आप किसी डिबेट में फंस गए हैं। मान लीजिए आपने कहा कि आपको क्रिकेट पसंद है
बस सामने वाले ने शुरुआत की, ये तो बड़ा बेकार गेम है, इसे झूठ मूठ की हाइप मिली हुई है, मुझे ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मैं तो फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जब भी आप किसी से पहली बार मिलें तो कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले कोई ऐसी चीज ढूंढें जो आप में और उनमें कॉमन हो। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे रीडिंग, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, रिस्ट वॉचेस, परफ्यूम्स, जूते, बॉक्स, कार या कुछ और। जब आप किसी कॉमन चीज पर बात करते हो तो आपको एक ताकत आती है और कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप दोनों एक ही तरफ होते हो। इसी तरह आप लोगों से किसी चीज के बारे में उनका ओपिनियन जानने की भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे किसी मूवी के बारे में, या किसी को चाय और कॉफी में चाय क्यों पसंद है, कॉफी क्यों नहीं, या कुछ और जब सामने वाला आपको अपना जवाब दे या ओपिनियन दे तो उसे अच्छे से सुने और उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो उसके पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। एक रिसर्च से पता चला है कि हम जो भी सुनते हैं उसका सिर्फ 50% ही हमें याद रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी बात सुनने से पहले ही हम अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग दो तरफ डाइवर्ट हो जाता है और किसी भी एक चीज पर 100% ध्यान नहीं लगा पाता। इसलिए आपको अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह से समझने के लिए उन्हें अच्छे से सुनना होगा, और जब वो कुछ बोलें तो आप बिल्कुल चुप हो जाएं और उनकी बातों पर फोकस करें। इसके अलावा आप अपनी बात की शुरुआत लोगों की तारीफ करके भी कर सकते हैं, और अगर तारीफ थोड़ी अलग तरह की जाए तब तो और भी अच्छी बात है। जैसे कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो उसे ये सुनने की आदत हो जाती है कि वो एक अच्छा सिंगर है, पर अगर कभी उसके डांस की या किसी और क्वालिटी की तारीफ की जाए तो उसे कुछ नया लगेगा और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अपनी लाइफ में अपना लें तो आप कभी भी किसी से बात करने से नहीं डरेंगे और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन जाएंगे, और जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है उसे पॉसिबल बना पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया है। आपकी बताई हुई चीजों को मैं अपनी जिंदगी में तो अपनाऊंगा ही, साथ ही मेरे जैसे और भी लोगों के साथ इन्हें शेयर करूंगा। तो क्या अतुल ने वाकई डॉक्टर शास्त्री की बातें समझी? क्या अतुल लोगों के सामने बोलने के अपने इस डर से बाहर आ पाया? उसने ऐसी क्या चीजें की जिनकी वजह से वो अपने इस डर से बाहर आ पाया? जानेंगे अगले एपिसोड में। जब हम पब्लिक स्पीकिंग फोबिया के सिम्टम्स की बात करते हैं तो उन्हें पहचानना काफी आसान होता है। ये लक्षण उस समय दिखाई देते हैं जब आप किसी ऐसे अवसर से बचने की कोशिश करते हैं जहां पर सभी का ध्यान हो, जैसे कि आपको ऑडियंस के सामने बोलना हो। इसके अलावा अगर कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको घबराहट या चिंता होती है कि कोई आपकी बात सुनेगा या नहीं, तो ये भी एक लक्षण है। अगर आप किसी स्टेज पर खड़े होकर प्रोग्राम करने या भाषण देने के बजाय बैक स्टेज का काम संभालने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये भी एक स्पष्ट संकेत है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग फोबिया हो सकता है। सर, मेरा तो सपना है कि लोगों के सामने अपने थॉट्स रखूं और लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, ऑफिस में प्रेजेंटेशन दूं, परंतु ऐसा करने के विचार से ही मेरे अंदर का डर मुझे ऐसा करने से रोक देता था। पर आज आपकी बातों ने मेरे इस डर को हमेशा के लिए मेरे मन से निकाल दिया है। अब मैं भी लोगों के सामने निडर होकर बोल सकूंगा, उनसे बातें कर सकूंगा और लोगों को इंप्रेस कर सकूंगा, और शायद इस सफर में मेरा सपना भी पूरा हो जाए। अतुल अब समझ चुका था कि आज नहीं तो कल उसे पब्लिक के सामने बोलना ही पड़ेगा। किसी भी मीटिंग के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान अब भागने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए अब सही समय आ चुका था कि वो अपने इस डर को फेस करे। अतुल, अगर आपने उन सभी चीजों को फॉलो किया जो मैंने बताई हैं तो आपको अपना सपना पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप मन से मजबूत बन जाओगे तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी लोग अपने डर के कारण पीछे हटने लगे तो आज दुनिया इतनी डेवलप नहीं करती। जी शास्त्री जी, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। अब मैं रोज मिरर के सामने खड़े होकर पॉजिटिव और सेल्फ टॉक करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। अपने आसपास और अपने दोस्तों में पॉजिटिव लोगों को शामिल करूंगा जो मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करते रहेंगे। नेगेटिव लोगों से तो मैं कोसों दूर रहूंगा। पब्लिक में बोलने से पहले कई बार मॉक प्रैक्टिस करूंगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि जिस किसी भी सब्जेक्ट पर मैं भाषण देना चाहता हूं वो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हो। चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल तो होनी ही चाहिए, इसलिए मुझे चाहे जितनी भी घबराहट हो, एक स्माइल से वो दूर हो जाएगी। अपनी आवाज को सिचुएशन के मुताबिक तेज या धीमा भी करना पड़ेगा। इसी के साथ अपने कपड़ों, जूतों, बालों और स्टेज का भी मुझे खास ख्याल रखना होगा। वाह अतुल, अब तो तुम पूरी तरह तैयार हो इस दुनिया को जीतने के लिए। वो एक कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है ना, डर के आगे जीत है, वो ऐसे ही नहीं बनाई गई है। बिल्कुल सही कहा गया है उसमें। वाकई डर के आगे जीत ही होती है, और इस जीत की खुशी की कोई सीमा नहीं होती। ये बिल्कुल अलग ही एहसास होता है। अब अतुल डॉक्टर शास्त्री के साथ बात करने के बाद अपने आप में काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। उसे किसी भी सूरत में इस फोबिया से छुटकारा पाना था और बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज पर आना था। इस फोबिया के कारण वो पहले ही काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उससे नाकाबिल लोग उससे आगे निकल रहे थे और जीवन में प्रोग्रेस कर रहे थे, और अतुल बस सिर्फ इसी एक कमजोरी के कारण चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसके कुछ भी काम नहीं आ रही थी। अब वो मन ही मन ठान चुका था कि अपनी इस कमजोरी को अपनी सक्सेस के रास्ते में नहीं आने देगा, और डॉक्टर शास्त्री की बताई हुई सारी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। अब उसे अपनी सारी कमजोरी समझ आ रही थी, क्यों वो आज तक पब्लिक स्पीकिंग से डरता था
ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तव में उसने कभी सही तैयारी की ही नहीं थी। उसे लगता था कि वो अपने इस डर से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे इसमें अंदर जाता ही जा रहा था। और अब जब पानी सर से ऊपर जा रहा था तब उसने अपना इंट्रोवर्ट नेचर छोड़कर डॉक्टर शास्त्री से बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज निकाला। अब उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब वो खुद भी अपने आप को अंदर से टटोल रहा था और सोच रहा था कि और भी कौन कौन से तरीके वो अपनाकर लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है, लोगों को सुनने के लिए मजबूर कर सकता है और उन्हें इम्प्रेस कर सकता है। मन ही मन अब वो बहुत सारी बढ़िया तरकीबें सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शास्त्री जी के तरीकों के साथ अगर वो अपनी खुद की भी कोशिश और रिसर्च जोड़ दे तब तो उसके पब्लिक स्पीकिंग में 4 चांद लग जाएंगे। अब तो तरह तरह की तरकीब उसके दिमाग में आने लगी थी और वो सोच रहा था बोलते समय अगर लोगों को सरप्राइज दे या फिर उन्हें हंसाए या फिर उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लेगा या फिर कोई जोक सुनाकर अपना भाषण शुरू करे तो तब तो वो ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींच ही सकता है। अतुल अब पब्लिक स्पीकिंग के डर को पीछे छोड़ चुका था। अब वो स्टेज पर जाकर स्पीच देने के लिए तैयार था। इतना ही नहीं, अब अपने दोस्तों, परिवार वालों और ऑफिस के कलीग्स के बीच बैठकर भी हंसी मजाक करने लग गया था। उनसे गप्पे मारता, उनकी बातें सुनता और अपने ओपिनियन भी देता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अतुल एक सक्सेसफुल लॉयर है। एक दिन उन्हें अपने क्लाइंट के सपोर्ट में एक जरूरी सेमिनार में स्पीच देने का मौका मिला। अतुल ने यहाँ भाषण देने का फैसला कर लिया। सेमिनार के दिन जब अतुल स्टेज पर आए तो उनके अंदर घबराहट और डर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये उनका आखिरी मौका है। उन्होंने अपने डर का मुकाबला किया और बात करने लगे। जैसे जैसे उन्होंने अपनी बात की, उनकी आवाज और पर्सनैलिटी में एक शानदार बदलाव आया। उन्होंने छोटी सी ही सही लेकिन एक दमदार स्पीच दी और अपनी बात को स्टेज में लोगों के सामने रखने में सफल हुए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अतुल की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर शास्त्री का चेहरा उनके सामने तैर गया। अतुल ने मन ही मन डॉक्टर शास्त्री को थैंक्स कहा। उनका सेमिनार में स्पीच देना उनके लिए एक यादगार मोमेंट बन गया। उन्होंने अपने पब्लिक स्पीकिंग फोबिया को हराया और अपने आप को खुद के सामने एक नई पहचान दी। आज अतुल वकील के रूप में लोगों के बीच अपने थॉट्स शेयर करते हैं और वो उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने फोबिया को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। तो अतुल की समस्या का समाधान हो गया। उम्मीद है आपको भी ये शो पसंद आया होगा और एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो आपको पता चल गई होगी। तो इन टिप्स और स्ट्रेटेजीज को अपनाकर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, साथ ही ऐसी और लर्निंग्स लेते रहने के लिए